अनाथ बच्चों पर ठंड का कहर। ये कहानी राधा और दीपू नाम के भाई बहन की है, जो अपनी दादी के साथ मधुबन नामक गांव के पास बसी एक बस्ती में रहते थे। उस बस्ती में रहने वाले सभी लोग बहुत गरीब थे और वो सब मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। राधा और दीपू के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो दोनों अपनी दादी गायत्री के साथ रहते थे। गायत्री गुब्बारे बेचा करती थी और उससे जो कुछ भी वो कमा पाती थी, बस उसी से उनका घर चलता था। राधा और दीपू भी अपनी दादी के साथ गुब्बारे बेचा करते थे। अब उन दोनों के लिए उनकी दादी गायत्री ही उनकी माँ बाप थी। वो दोनों अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। ठंड का मौसम आ गया था। एक दिन गायत्री दोनों बच्चों राधा और दीपू से बोलती है, मैं बाजार गुब्बारे बेचने जा रही हूँ। तुम दोनों घर में ही रहना। बाहर बहुत ठंड हो गई है, यहीं आग जलाकर बैठना। दादी, आप भी बाहर मत जाओ। बाहर बहुत ठंड है और बादल भी हो गए हैं। मुझे लगता है आज बारिश होने वाली है। घर में खाने को कुछ नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम दोनों घर पर ही रहना। ऐसा बोलकर गायत्री गुब्बारे बेचने बाजार जाती है, लेकिन बाहर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंड के मारे गायत्री के हाथ पैर भी सुन्न हो रहे थे। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। गायत्री रेलवे स्टेशन पर गुब्बारे बेचती थी। हे भगवान, आज कितनी ठंड है। आज कैसे भी ये सारे गुब्बारे बिक जाएं, तो राधा और दीपू के लिए कुछ गर्म कपड़े भी ले लूंगी। वो बेचारे भी इस ठंड में ऐसे ही घूमते रहते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है। अभी गायत्री के कुछ ही गुब्बारे बिके थे। कुछ ही देर में बारिश भी होने लगती है और गायत्री ठंड में भीगते हुए घर पहुंचती है। दादी, आप तो पूरे भीग गए हो और ठंड से कांप भी रहे हो। बाहर बहुत ठंड है ना? गायत्री बारिश में भीग गई थी। ऊपर से इतनी ठंड, वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी। दीदी, तुम जल्दी से आग जलाओ ना। राधा बाहर से लकड़ियां लाती है और आग जलाती है। गायत्री को ठंड लगने से बहुत तेज बुखार हो जाता है। दादी, आपको तो बहुत बुखार हो गया है। राधा की दादी बुखार से बोल भी नहीं पा रही थी। अगली सुबह, दीपू, दादी को बहुत बुखार हो गया है और घर में खाना भी नहीं है, तो आज गुब्बारे बेचने चला जा। मैं घर पर दादी का ध्यान रखती हूँ। ठीक है दीदी, मैं गुब्बारे बेचने चला जाता हूँ। और दीपू गुब्बारे बेचने चला जाता है। बाजार में लोग सर्दी से बचने के लिए मोटे कपड़े पहन कर आए थे, लेकिन उन सब लोगों के बीच दीपू ने पतले से कपड़े पहने हुए थे और पैरों में कुछ भी नहीं पहना था। और उन सब लोगों के बीच वो गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। वहाँ एक छोटी सी बच्ची गुब्बारों को देखकर दीपू के पास आती है और वो गुब्बारे देखकर बहुत खुश हो रही थी। तुम्हें गुब्बारा चाहिए? हाँ। तभी उस लड़की के माँ पापा वहाँ आ जाते हैं और उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेते हैं। काव्या, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार बोला है, ऐसे बिना पूछे इधर उधर नहीं जाते बेटा। सर, इसको गुब्बारे चाहिए, कितने दूं? कुछ नहीं चाहिए। और वह आदमी अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उस आदमी की पत्नी भी वहाँ आ जाती है और वो दीपू को ऐसे ठंड में बिना जूतों के और पतले कपड़ों में देखती है। इधर अभी तक दीपू का एक भी गुब्बारा नहीं बिका था और वो बहुत उदास भी लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ऊपर से उसकी दादी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तभी वो औरत दीपू से बोलती है, बेटा 2 गुब्बारे दे दो। दीपू खुश होकर उन्हें 2 गुब्बारे दे देता है। तुम्हें ठंड नहीं लगती? इतनी ठंड में बिना जूतों के घूम रहे हो और तुमने गर्म कपड़े भी नहीं पहने। जी, मेरे पास जूते नहीं है और गर्म कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं है, सिर्फ दादी माँ है और अपनी दादी और बहन के साथ रहता हूँ। तभी वो औरत अपनी शॉल उतारकर दीपू को दे देती है और उसे कुछ पैसे भी देती है। ये लो, मेरी ये शॉल ओढ़ लो और ये कुछ पैसे रखो।
अपने लिए जूते ले लेना। दीपू पैसे और शॉल ले जाता है और औरत का धन्यवाद करता है। अभी दीपू बहुत खुश था और वो सोचता है, मैं अभी घर जाता हूँ, दादी को बहुत भूख लगी होगी और उनको दवाई भी तो देनी है। दीपू अपने लिए जूते नहीं लेता, वह खाने का कुछ सामान लेकर घर चला जाता है। और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। ठंड और बुखार की वजह से उसकी दादी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। गायत्री के जाने के बाद अब राधा और दीपू बिल्कुल अकेले हो गए थे। कुछ दिनों तक तो बस्ती वालों ने उन बच्चों का साथ दिया और खाने को भी दे दिया करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन दोनों बच्चों को पूछना और खाना देना उन लोगों ने बंद कर दिया। अब दोनों बच्चे भूखे रहने लगे और भूख की वजह से उनको भीख मांगने की नौबत आ गई थी। अभी उनको खाने की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में भटकना पड़ रहा था। ऊपर से ठंड का भी समय था। एक दिन वह भीख मांगते मांगते किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं। वहां चलते चलते उन दोनों को शाम हो जाती है। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, यहीं रुक जाते हैं ना? दीपू, आगे कहीं रुकते हैं, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी घर नहीं दिखाई दे रहा। आगे सड़क पर जाते जाते दीपू राधा से बोलता है, दीदी वो देखो, आग जल रही है। राधा भी आग को देखती है। दूर से आग जलती दिखाई दे रही थी। हाँ दीपू, लगता है आगे घर है, तभी आग जल रही है। दीदी जल्दी चलो, वहाँ जाकर आग सेकते हैं, मेरे तो हाथ पैर सुन पड़ गए हैं। और दीपू भागकर वहाँ चला जाता है और पीछे पीछे राधा भी वहाँ पहुँचती है। राधा देखती है कि वहाँ आसपास और भी जली हुई लकड़ियाँ और जली हुई राख पड़ी हुई थी। राधा उसे देखकर समझ जाती है कि ये शमशान घाट है, जहाँ पर मरे हुए लोगों को जलाया जाता है। और जो आग अभी जली हुई है वो भी किसी की चिता जल रही थी। ये देखकर राधा बहुत डर जाती है। दीपू, हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलो यहाँ से। दीदी आप क्या बोल रही हो, इतनी ठंड है, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे खुद को गर्म करना है। देखो मेरा पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, चलो यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये जगह ठीक नहीं है। राधा के कहने पर भी दीपू राधा की बात नहीं सुनता और वहीं आग के पास बैठकर आग सेकने लगता है। राधा सब जानते हुए भी दीपू से दोबारा वहाँ से चलने को नहीं बोलती, क्योंकि इतनी ठंड में उनके पास और कुछ भी नहीं था जिससे वो खुद को गर्म रख सकें। उन्हें उस समय उस आग की बहुत जरूरत थी, इसलिए राधा भी बिना कुछ बोले आग के पास बैठ जाती है। दीदी, अगर आज हमें ये आग जली हुई नहीं मिलती तो ठंड के मारे मेरी तो जान ही निकल जानी थी। दीदी, आज मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। अगर मम्मी पापा होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। अब तो दादी भी हमें छोड़कर चली गई। वहाँ बैठे बैठे उन दोनों को नींद आ जाती है और वो वहीं आग के पास सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और उसमें बैठी एक औरत की नजर उन बच्चों पर पड़ जाती है। वह गाड़ी से उतरकर उन बच्चों के पास आती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? राधा और दीपू सारी बात उस औरत को बताते हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नए कपड़े और खाना दूंगी और तुम्हारे जैसे और भी बच्चे वहाँ होंगे जिनके साथ तुम पढ़ाई भी कर पाओगे। वो औरत एक एनजीओ चलाती थी और वो ऐसे बेसहारा बच्चों की मदद करती थी। फिर वो औरत उन दोनों बच्चों को अपने साथ वहाँ से ले जाती है और वहाँ और भी बच्चे थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। अब तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो, तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा और पढ़ने के लिए किताबें भी मिलेंगी। किताबें मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। हाँ, और यहाँ और भी बच्चे होंगे, तुम अपने नए दोस्त भी बना सकते हो। फिर राधा और दीपू वहाँ बाकी बच्चों के साथ रहने लगते हैं। एक शहर में शांति नाम की महिला रहती थी। वो एक रिटायर्ड जज थी। उसके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और माधव।
उसने अपने बेटों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया था और कुछ समय बाद उनकी शादी भी पढ़ी लिखी लड़कियों से कर दी थी। शांति की सबसे बड़ी बहू पायल डॉक्टर थी और मंझली बहू सुनीता सरकारी वकील और सबसे छोटी बहू उर्वशी पुलिस अफसर थी। वो तीनों जब भी किचन में एक साथ होती थी तो उन तीनों में खाने को लेकर झगड़ा होता रहता था। आप दोनों को मैंने कितनी बार समझाया है कि मुझे पुलिस स्टेशन जल्दी जाना होता है, तो पहले खाना मुझे बनाने दिया करो। अच्छा, तो मुझे भी हॉस्पिटल टाइम पर जाना जरूरी है। मैं दिन भर लोगों की जान बचाती हूँ, तेरी तरह नहीं कि पूरा दिन स्टेशन पे बैठकर टाइम पास करूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो पायल दीदी, वैसे भी इससे मुजरिमों को कहाँ पकड़ा जाता होगा। आप दोनों अपनी हद में रहो, वरना मैं तुम दोनों को जेल में बंद कर दूंगी। तभी वहां शांति आ जाती है। अरे क्या हो गया, तुम तीनों क्यों हमेशा लड़ती रहती हो? देखो ना माँ, ये दोनों मुझे खाना बनाने नहीं दे रहे हैं, मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। तुम तीनों मिलजुल कर खाना क्यों नहीं बना लेती? लेकिन वो तीनों शांति की बात पर ध्यान नहीं देते और वो तीनों फिर से आपस में बहस करने लग जाते हैं। तीनों को ऐसे लड़ता हुआ देख शांति वहां से चली जाती है। शांति अपने बेटों से बात करती है। तुम तीनों इनको समझाते क्यों नहीं हो? जब देखो ये तीनों आपस में लड़ती रहती हैं। अरे मैं भी तो एक जज थी, लेकिन घर में कभी इस बात का रौब नहीं दिखाया। माँ, तुम ही तो चाहती थी कि हमारी शादी सरकारी नौकरी करने वालियों के साथ हो। अब भुगतो, हम तो खुद इन तीनों के झगड़ों से परेशान हो गए हैं। एक दिन जब तीनों बहुएं अपने काम से वापस आती हैं, पायल दीदी, फ्रिज में जो दूध रखा था वो कहाँ गया? अरे क्लिनिक से आते ही ना मैंने उसकी कॉफी बनाकर पी ली थी। वो दूध मैंने अपनी चाय के लिए छोड़ा था। अगर आपको कॉफी पीने का इतना शौक है ना, तो अपने लिए अलग से दूध लेकर आ जाया करो। अरे दूध के पैसे क्या तू अकेली देती है? तभी वहां उर्वशी आ जाती है। पायल दीदी, अपने साथ ना मेरी भी एक चाय बना देना, आज मैं बहुत थक गई हूँ। अरे यार, सारा दूध पायल दीदी कॉफी बनाकर पी गई है। और इसके बाद उनमें फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। उनकी आवाज सुनकर शांति वहां आ जाती है। अरे अब क्या हो गया जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? मैं बाहर लोगों को बोलती हूँ कि मेरी तीनों बहुएं आपस में बहुत प्रेम से रहती हैं और तुम लोग यहाँ कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रही हो। लेकिन उन तीनों पर इस बात का कोई असर नहीं होता और वो बहुत देर तक झगड़ते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद शांति से मिलने उसकी दोस्त आती है। अरे मीना, कैसी हो तुम? तुमसे मिले तो बहुत समय हो गए। मैं तो ठीक हूँ, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। शांति, तुम्हारी कोई बहू दिखाई नहीं दे रही। अरे मेरी सबसे बड़ी बहू डॉक्टर है और मंझली बहू वकील और सबसे छोटी बहू पुलिस में है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो इतनी अच्छी बहुएं मिली हुई हैं। लेकिन मीना मन ही मन शांति से घृणा करती है, क्योंकि शांति अपनी मेहनत से जज बन गई थी और मीना ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई और अब उसकी बहुएं भी सरकारी नौकरी वाली थी। मीना मन ही मन सोचती है, अगर मैंने इसके इस खुशहाल परिवार को नहीं तोड़ दिया तो मेरा नाम भी मीना नहीं। अब मीना रोज बहुओं के जाने के बाद शांति से मिलने आया करती थी और शांति को उसकी बहुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती रहती और बातों ही बातों में उन तीनों के खराब व्यवहार के बारे में उसे पता चल जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं इन तीनों को आसानी से एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकती हूँ और इस घर के टुकड़े करवा सकती हूँ। अगले दिन मीना शाम को घर पर आती है और तीनों बहुओं से मिलती है और एक एक करके वो सबके कमरे में जाती है। आइए आंटी जी। पायल, तुम पूरा दिन हॉस्पिटल में काम करती हो
तुम कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती अपने लिए? आखिर घर में सबसे ज्यादा कमाने वाली भी तो तुम ही हो। अरे आंटी, मैं तो कब से सोच रही हूँ, लेकिन ये माँ जी है ना, कभी मेरी बात ही नहीं मानती। और मीना पायल को उसकी सास और दोनों देवरानियों के खिलाफ भड़काने लगती है, और इसी तरह वो सुनीता और उर्वशी को भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती है। अगले दिन, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए। मैं और एक दिन भी इन दोनों के साथ नहीं रह सकती हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। घर का बंटवारा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ माँ जी, ये ठीक कह रही हैं। मुझे भी इन दोनों के साथ यहाँ पर रहना नहीं है। शांति सोचती है, ये तीनों कभी एक बात पर सहमत नहीं होती, तो आज ऐसा क्या हो गया? जरूर ये मीना का ही किया धरा है। आप क्या सोच रही हो माँ जी? अगर तुम तीनों एक साथ नहीं रहना चाहती हो तो ठीक है, तुम तीनों ये घर छोड़कर जा सकती हो। वैसे भी तुम्हें अपनी सरकारी नौकरी पर बहुत घमंड है ना। ये कैसी बातें कर रहे हो आप माँ जी? आप हमें इस घर से निकाल नहीं सकते। अगर तुम वकील हो तो मैं भी रिटायर्ड जज हूँ। मुझे सभी कानून अच्छे से पता है। तभी वहां शांति के बेटे भी आ जाते हैं। अरे यहाँ क्या हो रहा है? बाहर तक तुम्हारे झगड़ों की आवाजें आ रही है। देखो ना माँ जी, हम तीनों को घर से जाने के लिए बोल रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर अब इस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ करेगा। अपने पतियों की ऐसी बात सुनकर वो तीनों अपनी सास से माफी मांगती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो मीना आंटी के कहने पर मैंने ये सब किया। अरे मुझे भी उन्होंने ही आपके खिलाफ भड़काया था, और मुझे भी। मुझे पता है कि ये सब उसी का किया धरा है, लेकिन तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसकी बातों में कैसे आ गई? माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम अब से कभी झगड़ा नहीं किया करेंगे और ना ही अपनी नौकरी का घमंड करेंगे। हाँ माँ, हमें माफ कर दो। आने दो उस मीना को, उसको सीधे जेल में उठाकर डाल दूंगी और मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। नहीं बेटा, आज उसकी वजह से ही मुझे एक बड़ा कदम उठाने का मौका मिला, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। और अब वो सभी प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने लगे थे।